भेड़ बकरियों की बात करें तो लघु और सीमांत किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ के दायरे को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो इस बदलते मौसम में भेड़ बकरियों की उचित देखभाल आप किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो सीज़न है ये ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पशुओं का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब हम भेड़ एवं बकरियों के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो उसमें उनके आहार से लेकर के उनके रख रखाव, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी देखभाल करना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो तापमान में परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से अपने पशुओं को थोड़ा सा विशेष उनकी देखभाल करें। उन्हें जो भी है, आप देखते हैं कि सुबह और शाम को मौसम ठंडा रहता है और दिन में अचानक तापमान में वृद्धि होती है। इसकी वजह से पशुओं को अचानक तापमान में ना उनको एक्सपोज करें, धीरे धीरे एक्सपोज करना चाहिए। और साथ ही साथ इस समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आहार का प्रबंधन है, जो उसमें हम पशुओं को आहार खिलाते हैं, उसमें जो बदलाव इस समय हो रहा है उसमें हमें धीरे धीरे बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे आप देखते होंगे कि इस समय जो हरा चारा है उसको पशुओं में हमें धीरे धीरे खिलाना चाहिए, ताकि अचानक बदलाव भेड़ बकरियों में नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से भेड़ एवं बकरियों में एक विशेष समस्या होती है, फड़किया की समस्या। ये पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है और ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है, इसमें पशुओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इस बीमारी के बारे में सजग रहने की आवश्यकता है। जब कभी आप देखेंगे कि ये बीमारी ऐसी परिस्थिति में आती है जब अचानक आप पशु को ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खिला देते हैं, या अनाज की ज़्यादा मात्रा बढ़ा देते हैं, या प्रोटीन रिच कोई भी आहार अगर पशु को ज़्यादा मात्रा में मिल गया, तो इसकी वजह से ये फड़किया की बीमारी भेड़ एवं बकरियों में फैलती है। जिसकी वजह से एक जीवाणु होता है जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस होता है, टाइप C एवं D, ये बीमारी इन भेड़ एवं बकरियों में पैदा करता है। तो इसमें जो पशुओं को आप हरा चारे के साथ साथ सूखा चारा भी खिलाते रहें, और साथ ही साथ इसमें जो भी इस समय आप अनाज भी सभी पशुओं को देते रहें, ताकि उनसे उसे ऊर्जा भी मिलती रहे और भी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं पशु को स्वस्थ रखने के लिए, और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आहार से ही तैयार होती है। अगर आप अच्छा आहार पशुओं को देते हैं तो उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता पैदा होती है। तो इस बदलते हुए मौसम में अगर आप अच्छा आहार देते हैं तो आपके पशु बीमारियों से भी सुरक्षित होते हैं। उसके बाद में हमें ध्यान देने की आवश्यकता ये पड़ती है कि पशुओं में डिवर्मिंग करनी चाहिए। जब भी मौसम बदल रहा होता है उस समय डिवर्मिंग ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जितने भी, चाहे भेड़ हो या बकरी हो या हमारे अन्य पशु हों, उन सभी में कीड़े मारने की गोली अवश्य देना चाहिए। इसमें आप एल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं पशुओं को, पेपराजीन भी दे सकते हैं, पेनाक्योर भी दे सकते हैं। और ध्यान ये रखना चाहिए कि हर सीज़न में जब भी आप 3 से 4 महीने के अंतराल पर पशुओं में डिवर्मिंग करते हैं तो जो भी साल्ट है उसको आप बदल बदल के करें। आप कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लगातार आप एल्बेंडाजोल ही दे रहे हैं। तो ऐसा करने से पशुओं में जो रेजिस्टेंस पावर होती है कीड़ों की, वो बढ़ जाती है और वो दवाई उन पर कम प्रभावित होती है। जीरो बजट या शून्य लागत खेती, ये कृषि की ऐसी विधा है जिसमें बेहद ही कम लागत में फसलों की खेती की जाती है। इसमें रसायनों का प्रयोग ना के बराबर ही होता है और उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। तो क्या है जीरो बजट खेती, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
देश विदेश के कृषि विश्वविद्यालयों से लेकर खेत खलिहानों तक आजकल सुभाष पालेकर की चर्चा होती है। कुछ साल पहले कोई यह सोच नहीं सकता था कि बाजार से बिना कोई सामान खरीदे और बिना लागत के भी किसान अपनी खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसको करके दिखाया है सुभाष पालेकर ने। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले के मूल रूप से रहने वाले सुभाष पालेकर को देश में जीरो लागत यानी शून्य लागत कृषि का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, देश की आवश्यकता अनुसार अलग अलग तकनीक विकसित हुए। आज शुरू में तो पारंपरिक कृषि थी जो गोबर खाद पर आधारित है, लेकिन उसमें जब देखा कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है, पर्याप्त हमें अन्न खजाना नहीं मिल रहा है, तो हरित क्रांति को हमने स्वीकार किया। लेकिन हरित क्रांति ने कुछ हद तक तो हमारी समस्या हल किया, लेकिन आज हम लाखों टन दालें आयात कर रहे हैं, लाखों टन खाने का तेल आयात कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से विनाश हो रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, उत्पादन घट रहा है, लोग भाग रहे हैं खेती छोड़कर। तो देखकर ऐसा लगता है कि भाई अभी रासायनिक कृषि को भी त्यागना पड़ेगा, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो विकल्प ढूंढना का वो जैविक कृषि का, जैविक कृषि भी विदेशी है, लेकिन उसने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, उत्पादन घटता गया और लागत का मूल्य बहुत बढ़ता गया, तो किसान ने उसको भी नहीं स्वीकारा। सुभाष पालेकर बताते हैं कि जब खेत में पर्याप्त इनपुट डालने के बाद भी उत्पादन नहीं बढ़ा तो उन्होंने अपने कृषि शिक्षक से इसका निदान पूछा, तो उन्होंने इनपुट बढ़ाते रहने के लिए कहा। इसके बाद वह इसके समाधान के लिए जंगलों की तरफ चले गए। जंगल में जाकर उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ कि बिना मानवीय सहायता के हरे भरे जंगल खड़े हैं, यहाँ के इनके पोषण के लिए रासायनिक उर्वरक कौन डाल रहा है? जब यह बिना रासायनिक खाद के खड़े रह सकते हैं तो हमारे खेत क्यों नहीं? इसी को आधार बनाकर मैंने बिना लागत की खेती करने का अनुसंधान शुरू किया। जीरो बजट खेती के कुछ विशेष मुद्दे। यह प्रकृति विज्ञान, आध्यात्म एवं अहिंसा आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। इस पद्धति में आपको रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैविक खाद, केचुआ खाद एवं जहरीले रासायनिक जैविक कीटनाशक जैसे कोई भी उर्वरक खरीदना नहीं है। केवल एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती कर सकते हो, चाहे वो सिंचित हो या असिंचित। इस कृषि पद्धति अनुसार आपको केवल 10% पानी एवं 10% बिजली की आवश्यकता है। इसका मतलब पानी एवं बिजली की बचत। इस प्राकृतिक खेती में उत्पादन रासायनिक एवं जैविक खेती से बिल्कुल कम नहीं मिलेगा, ऐसा पालेकर का कहना है। उत्पादित माल पूर्णतः जहर मुक्त, पोषक, उच्च गुणवत्ता और स्वाद होने से उपभोक्ताओं की ज्यादा मांग से दाम भी अच्छा मिलता है। रासायनिक खेती से मानव, पशु, पंछी, पानी, पर्यावरण का विनाश होता है, परंतु जीरो बजट प्राकृतिक खेती से इन सब का विनाश रुकता है और प्राकृतिक संसाधनों की शाश्वतता बढ़ती है। शून्य लागत खर्च, उत्तम गुणवत्ता, अच्छी मांग, योग्य मूल्य, ऐसे खेती से गांव से शहर होने वाला मानवीय स्थलांतर रुक जाता है। पालेकर कहते हैं कि हम धरती माता से लेने के बाद उसके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें, यानी बंजर होती जमीन को कैसे उर्वरक बनाएं, इस पर सोचना जरूरी है। उपज के लिए मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना चाहिए। खेतों में नमी बनी रहे, इसके लिए ही सिंचाई करें। हरी खाद लगाएं, देसी बीजों से ही खेती करें। इसके लिए बीजोपचार विधि अपनाएं। फसलों में विविधता जरूरी है। मिश्रित खेती करें, द्विदलीय फसलों के साथ एक दलीय फसलें लगाएं। खेत में आच्छादन करें, यानी खेत को ढककर रखें। खेत को ढकने से सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और जमीन को छिद्रित, पोला और पानीदार बनाते हैं। इससे नमी भी बनी रहती है। खेत का ढकाव एक और जहां जमीन में जल संरक्षण करता है, यहाँ के उथले कुआं का जल स्तर बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर फसल को कीट प्रकोप से बचाता है, क्योंकि वहाँ अनेक फसल के कीटों के दुश्मन निवास करते हैं, जिससे रोग लगते ही नहीं हैं। इसी प्रकार रासायनिक खाद की जगह देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से बने जीवामृत व अमृत पानी का उपयोग करें। यह उसी प्रकार काम करता है जैसे दूध को जमाने के लिए दही। इससे भूमि में उपज बढ़ाने में सहायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी और उपज बढ़ेगी। एक गाय के गोबर, गौमूत्र से 30 एकड़ तक की खेती हो सकती है। कुल मिलाकर इस जीरो बजट खेती से भूमि और पर्यावरण का संरक्षण होगा, जैव विविधता बढ़ेगी, पक्षियों की संख्या बढ़ेगी, भूमि में उत्तरोत्तर उपजाऊपन बढ़ेगा,
किसानों को उपज का ऊंचा दाम मिलेगा और जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें रासायनिक खेती का योगदान बहुत है, उससे निजात मिल सकेगी। किसान और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और खुशहाल होंगे। जीरो बजट या शून्य लागत खेती ये कृषि की ऐसी विधा है जिसमें बेहद ही कम लागत में फसलों की खेती की जाती है। इसमें रसायनों का प्रयोग न के बराबर ही होता है और उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। तो क्या है जीरो बजट खेती, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाँ साहब, मेरा नाम श्यामलाल है। मैंने इनकी फसल करी है, टमाटर की फसल करी है। इसमें कीट काट आ जाए तो उसका बचाव मैं कैसे कर सकूं, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे किसान भाई श्यामलाल जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारे कौन कौन से कीट आ सकते हैं और हम उनका बचाव कैसे करें, तो मैं श्यामलाल जी को बताना चाहूँगा। इसमें एक सफ़ेद मक्खी जो एक रस चूसक कीट है, उसके आने की बहुत संभावना है। ये जो सफ़ेद मक्खी है, ये रस चूसक कीट है। ये जो पौधे की कोमल पत्तियाँ और टहनियाँ होती है, वहाँ से रस को चूसती है और पौधे को थोड़ा हल्का कर देती है, जिसके कारण पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है और वो थोड़ा सा झाड़ीनुमा हो जाता है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट के द्वारा पर्ण कुंचन रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है और धीरे धीरे संपूर्ण खेत में ये रोग फैल जाता है। ऐसी रोगग्रस्त फसल से किसानों को बहुत ही कम उपज मिल पाती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये रस चूसता तो है ही, लेकिन उससे भी ये खतरनाक है कि ये वायरस को फैलाता है। जब इस पौधे में वायरस फैल जाता है तो इसकी जो पत्तियां है वो पीली पड़ जाती है, वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी सी क्रिंकल हो जाती है और पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो डाइफेंथुरोन 50 WP आता है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्राइड 17.8 SL 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से अपन पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं और इस कीट के प्रभाव से हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, इन दवाओं को छिड़काव के साथ ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें, ताकि आगे ये रोग टमाटर की फसल में नहीं फैल पाए। अगर आप इन सभी को करते हैं तो इस रोग से टमाटर की फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो फल आ जाता है ना टमाटर का, वो फिर बाद में गलने लग जाता है, तो ये उपाय बताओ साहब। जैसा कि हमारे किसान श्यामलाल जी ने पूछा कि जब इनके फल बनना स्टार्ट हो जाता है तो इनका फल गलने लग जाता है। मैं श्यामलाल जी को बताना चाहूँगा कि ये एक कीट आता है जिसको हम फल छेदक कीट कहते हैं। जब अपना फ्लावरिंग या जो पुष्प आने लग जाते हैं पौधे में, तब से इस कीट का अटैक होने लग जाता है, इसका आक्रमण होने लग जाता है। इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें ये पत्तियों को खाता है और जैसे फिर फल बनने लग जाता है तो ये फल में छेद करके उसको खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी टमाटर की फसल में भारी क्षति होती है और किसान को सीधे सीधे घाटे का सौदा साबित करती है। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट फलों के अंदर घुसकर गूदे को खाता रहता है, जिससे फल काणे हो जाते हैं, जो कि फल किसी काम के नहीं रहते। ऐसे फलों का मंडी में भी किसानों को कोई बाजार भाव नहीं मिल पाता और इस कीट के अधिक आक्रमण के कारण कभी कभी तो किसानों को टमाटर की फसल में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाती है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट के नियंत्रण के लिए समय रहते उचित कदम उठाएं, ताकि इस होने वाली हानि से आप बच सकें और टमाटर का गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिल सके। मैं इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारा जैव आधारित कीटनाशी है NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, उसका 112 LE प्रति बीघा के हिसाब से शाम के समय इसका छिड़काव करें। और जो BT है, जो एक बैक्टीरिया है, उसका 300 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसका छिड़काव करें। ध्यान रहे किसान भाई, इन दोनों जैव आधारित कीटनाशकों का हमेशा उपयोग शाम के समय इसका छिड़काव करें, इसका दोपहर में या धूप के समय कभी नहीं करें। इसके अतिरिक्त हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि स्पाइनोसेड 45 SC 0.3 ml पर लीटर या एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 0.5 ग्राम पर लीटर या इंडोक्साकार्ब 1 ml पर लीटर या फ्लूबेंडामाइड का स्प्रे हम इस कीट के नियंत्रण के लिए खेत में प्रयोग करके कर सकते हैं।
देखिए, खेत की तैयारी की जो बात है उसमें इसको बहुत भुरभुरी अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। पीएच मान जो है वो 7.5 से नीचे होगा, 6 से ऊपर तो अच्छा रहेगा। इसमें 250 से 300 कुंटल जो है सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में फैला करके और उसको कल्टीवेटर चला के अच्छे से जुताई करके पाटा चला के मिट्टी भुरभुरा कर लेते हैं। फिर अपने मिट्टी अगर जिस हिसाब से उनकी समतल है, ऊंची नीची है, उसके हिसाब से क्यारियां बना लेते हैं। यदि जमीन कम उपजाऊ हो, उस अवस्था में क्यारी की अंतिम बार तैयारी करते समय यूरिया 40 किलोग्राम, डीएपी 80 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करें। साथ ही यूरिया की आधी मात्रा तथा अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा को बुआई के समय प्रयोग करें। और इसकी उन्नत किस्में हैं पूसा किरण और पूसा लाल चौलाई करके है। CO1, CO2, CO3 कोयम्बटूर की वैरायटीज़ हैं। तो इस टाइप से किसान भाई अपने सुविधा के हिसाब से चयन कर सकते हैं। लोकल भी जो जर्मप्लाज्म है यहाँ उपलब्ध है इस इलाके में, वो भी अच्छा करता है, तो उनमें से कोई भी एक का वो चयन कर सकते हैं। और इसको तो अभी क्लाइमेट है उसके हिसाब से मार्च से लेकर के सितंबर तक वो फेवरेबल रहता है। लगभग इसका जो सीड होता है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से डिफर करता है। 1.5 किलो से लेकर के 2.5 किलो तक बीज 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए पर्याप्त होता है। अमूमन इसको लोग छींट के बोते हैं, लेकिन उसमें बीज की बर्बादी भी होती है। तरीका उसका यह है कि आप 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना लें और उस लाइन में जो है बीज में थोड़ा बालू मिला करके बोएंगे, जिससे बीज के बीच की दूरी 5-7 सेंटीमीटर अगर बन जाएगी तो पौधा जो है स्वस्थ और अच्छा होता है। तो सामान्य प्रक्रिया है और नमी जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए जिसमें सिंचाई करते हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पौधा का जमना पूरी फसल की अच्छाई के लिए बहुत मायने रखता है। तो हल्की सिंचाई अगर ज़रूरत समझेंगे जर्मिनेशन के पहले तो हल्की सिंचाई भी कर देना जरूरी होगा। रोपाई के 30 से 35 दिनों बाद हाथों से खरपतवार निकाल देने चाहिए। फिर दूसरी निराई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। जब फसल 30 से 35 सेंटीमीटर की हो जाए तो खरपतवारों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी फसल में लगता हो आप उसमें दवाई डाल देंगे जो जहर होता है, जिनमें पीला रंग का सिंबल बना होता है, उसको 2 से 2.5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके जो उपलब्ध हो अभी बाजार, चूँकि पत्ता इसका पूरा सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो सामान्य होती हैं बहुत जहर 24 घंटे में जिनका छींटने के बाद असर खत्म हो जाता है उनका चयन करना चाहिए। तो ऐसा करने के शुरुआती तौर पर लोग राख भी छींट देते हैं तो वो खाने वाले कीड़े थोड़ा कम हो जाते हैं, वो भी तरीका अपनाया जा सकता है। 15 दिन 20 दिन जैसा ज़मीन की अपनी स्थिति उस हिसाब से जो है वो सिंचाई करते रहना चाहिए। और 2-2.5 महीने का हो जाता है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, पूरा पौधा उखाड़ के बेचते हैं, वो तरीका उचित नहीं है, क्योंकि एक बार में ही फसल ख़त्म हो जाती है। तो अच्छा होता है कि अगर उसको काट करके बेचेंगे तो 2 से 3 काट करके साग बेच सकते हैं। फिर बाद में अगर बीज बनाना है उसको छोड़ देंगे तो फिर वो उसमें बड़ा होगा, उसमें फूल डेवलप करेगा और फिर सीड बन जाता है। तो सामान्यतया जो है इससे जो साग के तौर पर ज़्यादा ही लोग करते हैं, तो साग के तौर पर करते हैं तो उनको 200-250 कुंटल 150 से वो किस्मों के हिसाब से हो जाता है, वो अच्छी पैदावार उनको मिल सकती है। तो चूँकि साग मुलायम रहता है उस हिसाब से करते हैं। नॉर्मली जो है वो 6 सेंटीमीटर 6 इंच से नीचे पौधे हों, 8 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट से वैरायटी वाइज थोड़ा वेरिएशन होगा, लेकिन जैसे हाथ से आप तोड़ेंगे खट से टूट जाता है, सॉफ्ट है वो स्टेज सही होती है, उसकी कटाई करनी चाहिए। और जड़ से छोड़िए 2 इंच करीब छोड़ दीजिए, जहाँ से पत्तियाँ फूटती हैं उसके ऊपर ही